नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, जामनगर के वनतारा में मोदी का बब्बर शेर से सामना। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के जामनगर जिले में पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया और उसका दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी पशुओं के प्रति प्यार और स्नेह दर्शाते नजर आए। वनतारा पहुंचने पर अंबानी परिवार ने पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। शंख ध्वनियों और मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने वनतारा का उद्घाटन किया। इस दौरान लोक कलाकारों ने गायन वादन किया। पीएम मोदी ने वनतारा परिसर में बने मंदिर में हुई पूजा अर्चना में शिरकत की। पीएम मोदी ने कई खतरनाक जानवरों को भी काफी करीब से देखा। इनमें गोल्डन टाइगर, सफेद शेर और हिम तेंदुए शामिल थे। वह विशेष प्रजाति के बंदरों के साथ प्यार दुलार करते भी दिखे। महिला ने संत प्रेमानंद से पूछा कि क्या शादी से पहले के अतीत के बारे में पति को बताना चाहिए? विवाह के बाद पति को अपने अतीत के बारे में बताना चाहिए या नहीं? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। इसी विषय पर हाल ही में संत प्रेमानंद महाराज से एक महिला ने सवाल किया कि क्या शादी के बाद अपने पति को अपने पहले अफेयर के बारे में बता देना चाहिए? इस सवाल पर संत प्रेमानंद ने स्पष्ट रूप से कहा कि बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। उन्होंने समझाया कि बीता हुआ अतीत बीत चुका होता है, उसे भूल जाना ही समझदारी है। विवाह के बाद अपने वर्तमान जीवन साथी के साथ पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ जीवन जीना चाहिए। राजस्थान के राजसमंद में हिंदुस्तान जिंक माइंस में भीषण आग। राजस्थान के राजसमंद में स्थित हिंदुस्तान जिंक माइंस में मंगलवार को भीषण आग लग गई। राजपुरा दरीबा माइंस की लिफ्ट में आग लगी है। लिफ्ट के जरिए ही श्रमिक खदान में नीचे जाते हैं। कच्चा माल बाहर लाने वाले रास्ते में भी आग लगी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सूचना के बाद रेलमगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया गया। आग की लपटें काफी भयानक दिखीं और धुएं का गुब्बार भी आसमान तक छा गया। वादे पूरे करने के लिए 23,000 करोड़ कर्ज लेगी सरकार। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें से 74% सरकारी कर्मचारियों, नेताओं को मिलने वाले वेतन भत्ते, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा, यानी करीब 1,23,750 करोड़ इन्हीं खर्चों में चला जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो विकास के कामों में लगेगा। विकास के प्रोजेक्ट और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। इस बार के बजट डेटा के मुताबिक सरकार करीब 23,000 करोड़ का लोन लेगी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्यौरे के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98,757 करोड़ रुपए कर्ज है। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन में मोबाइल बैन। हरियाणा विधानसभा के 7 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने मंगलवार को सुरक्षा संबंधी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उन्होंने सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ के शीर्ष अधिकारियों से ब्यौरे पर चर्चा की। कल्याण ने इन अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए। बैठक में तय हुआ कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध पुख्ता किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हरियाणा, पंजाब और यूटी चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों की समन्वय कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से 17 अवधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए चंडीगढ़ पुलिस भी मौके पर मौजूद रहेगी। हरियाणा में 12वीं बोर्ड पेपर में 38 नकलची पकड़े। हरियाणा में मंगलवार को 12वीं बोर्ड का फिजिक्स और इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ। इन 2 परीक्षाओं में पूरे प्रदेश से नकल के कुल 38 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 सोनीपत और 3 मामले भिवानी के भी शामिल हैं। इसके साथ ही बोर्ड ने 8 पर्यवेक्षकों को निलंबित करने का आदेश दिया है। दरअसल आज कुछ केंद्रों के बाहर पर्चियां बनाने की तस्वीरें सामने आई थीं। इस मामले में भी बोर्ड ने 2 टीचरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके अलावा गोहाना के एक शिक्षक को तो इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि जांच के दौरान परीक्षा केंद्र में उनके पास मोबाइल फोन मिला। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर 4 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अब अवैध माइनिंग पर पंजाब सरकार एक्शन में। पंजाब में नशे और करप्शन के बाद अब अवैध माइनिंग के खिलाफ भी सरकार एक्शन में आ गई है। इसके लिए सरकार ड्रोन और सैटेलाइट की मदद लेगी। इससे लीगल और इलीगल साइट्स की पहचान होगी। यह काम माइनिंग विभाग और IIT रोपड़ की मदद से चलेगा। इसके लिए दोनों पक्षों में 5 साल के लिए MOU हुआ है। यह जानकारी पंजाब के खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने दी। उन्होंने बताया कि यह प्रयोग काफी फायदेमंद रहेगा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जंग। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सुरक्षा बलों के बीच झड़प होने के बाद दोनों ओर रहने वाले निवासी भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा चौकी तोरखम में लगातार दूसरे दिन गोलीबारी हुई है। दोनों देशों के बीच विवाद के कारण 21 फरवरी से सीमा चौकी बंद है। अपना नाम जाहिर नहीं होने देने की शर्त पर पाकिस्तान के एक अधिकारी ने कहा कि सोमवार पूरी रात गोलीबारी हुई। इससे सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोग भयभीत हो गए। दोनों तरफ के बल एक दूसरे पर हल्के और भारी हथियारों से फायरिंग कर रहे थे, इसीलिए क्षेत्र के निवासी सुरक्षित स्थानों की ओर भाग निकले। मंगलवार सवेरे गोलीबारी बंद हो गई। स्थिति अभी तक तनावपूर्ण बनी हुई है और अत्यंत सतर्कता बरती जा रही है। कचरा फेंका तो एआई लगाएगा जुर्माना। देश के सबसे साफ सुथरे शहरों में शुमार गुजरात की डायमंड नगरी सूरत के साफ सफाई अभियान पर अब एआई तकनीक से निगरानी रखी जा रही है। सूरत में अगर कोई सार्वजनिक जगह पर कचरा फेंकता है तो एआई के जरिए उसका फौरन पता लग जाएगा और कूड़ा फेंकने वालों पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सूरत नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को ज्यादा सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए कचरा फेंककर गंदगी फैलाने वालों को पकड़ने के लिए एआई आधारित स्वचालित प्रणाली शुरू की है। ई तकनीकी प्रणाली सूरत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़ी है। यहाँ 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगातार शहर की सफाई पर नजर रखते हैं। जिन जगहों पर अक्सर कचरा फेंका जाता है वहां ज्यादा कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि कचरा फेंकने वालों को तुरंत पकड़ा जा सके। झारखंड में 8000 सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक टीचर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कहा है कि राज्य में करीब 8000 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि इनमें 3,81,000 बच्चे पढ़ते हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाला खुलासा किया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को कहा कि राज्य में 7330 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें केवल एक एक शिक्षक ही कार्यरत है। शिक्षकों के संकट पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक राज सिन्हा के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में 3,81,000 छात्र दाखिल हैं। सीएम मोहन यादव ने की घोषणा, एमपी में विकसित होगा जनजातीय देवलोक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जनजातीय देवलोक विकसित करने की घोषणा के बीच आज मुख्यमंत्री निवास में जनजातीय देवलोक महोत्सव आयोजित होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और उनके त्योहार तथा पूजा आदि की विशेष व्यवस्था के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीघ्र ही भगोरिया की शुरुआत हो रही है। जनजातीय समुदायों की संस्कृति पूजा पद्धतियों के संरक्षण के लिए प्रदेश में जनजातीय देवलोक विकसित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने शहर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया एक नया कदम। दिल्ली पुलिस ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मंगलवार से एक नया कदम उठाते हुए पूरे शहर में सामान्य गश्त की शुरुआत की। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गश्त रात 9 बजे शुरू हुई और रात 2 बजे खत्म होगी। पुलिस विभाग ने यह कदम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उच्च स्तरीय कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। इस नई शुरुआत को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों और यूनिट्स की पुलिस टीमें सड़कों पर होंगी। शहर के हर नुक्कड़ और कोने में कई पिकेट और बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, जिनमें भारी पुलिस बल की मौजूदगी होगी। राजस्थान में 2 दिनों में तेजी से गिरेगा तापमान। राजस्थान में बीते दिनों कई इलाकों में हुई हल्की बारिश के बाद एक बार फिर मौसम में तपिश लौट आई है और मंगलवार सुबह तक 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के किसी भी इलाके में वर्षा दर्ज नहीं की गई। साथ ही राज्य का मौसम मुख्य तौर पर शुष्क ही रहा। इस दौरान राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 34.6 सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं निम्नतम न्यूनतम तापमान सांगरिया में 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों में प्रदेश का मौसम मुख्य तौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि 9 मार्च से एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में परिवर्तन आ सकता है। धर्मस्थलों के पास से हटेंगी शराब दुकानें। उत्तराखंड सरकार ने साल 2025 से 26 के लिए प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत राज्य में धार्मिक स्थलों के पास शराब की सभी दुकानों को बंद करने का प्रावधान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नई आबकारी नीति में शराब की दुकानों को पहले दिए गए लाइसेंस की समीक्षा की जाएगी। नई नीति में अगले वित्तीय वर्ष के लिए 5060 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित करते हुए उप दुकानों और मेट्रो शराब बिक्री व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शराब की अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है।
हिमाचल में बर्फबारी से 300 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी इलाकों में मंगलवार सुबह से बर्फबारी जारी है, जबकि निचले क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश हो रही है। बर्फबारी से शिमला रामपुर नेशनल हाईवे 5 नारकंडा में अवरुद्ध है, जिससे वाहनों को वाया सुन्नी सैंज होकर भेजा जा रहा है। लाहौल स्पीति में भी रुक रुक कर बर्फ गिर रही है तथा वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात तक बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जबकि कल से अगले 4 दिन तक मौसम साफ रहने से राहत मिलेगी। झारखंड में किसानों के लिए गुड न्यूज। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को 2863.49 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट में कहा गया है कि राज्य के किसानों के कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित दर मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। गठबंधन सरकार की घोषणा के अनुरूप किसानों को धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी। 100 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मारने वाले नक्सली ने डाले हथियार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा कर्मियों को बड़ी कामयाबी मिली है। एक कट्टर नक्सली, जिसे बीजापुर पुलिस ने बीजापुर का सबसे हिंसक नक्सल कमांडर बताया है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह घात लगाकर किए गए कई हमलों में शामिल था, जिसमें कम से कम 100 सुरक्षा कर्मियों की जान चली गई थी। पुलिस ने उसकी पहचान दिनेश मोडियम के तौर पर की है, जो गंगालूर समिति का सचिव है। पाकिस्तान में बड़ा आत्मघाती हमला। पाकिस्तान में मंगलवार को एक आत्मघाती हमले में 6 लोगों की मौत हो गई। एएफपी के मुताबिक पुलिस ने बताया कि आतंकवादी समूह के 2 आत्मघाती हमलावरों ने विस्फोटकों से भरी 2 कारों को सेना परिसर में घुसा दिया, जिसके बाद एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 6 सैनिकों की मौत हो गई। भारत ने 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मारी एंट्री। भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 फाइनल का टिकट कटा लिया है। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने मंगलवार को टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से धूल चटाई। ऑस्ट्रेलिया ने दुबई के मैदान पर 265 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे भारत ने 48.1 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर चेस कर लिया। भारत ने 5वीं बार चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में एंट्री मारी है। विराट कोहली ने कंगारुओं की बखिया उधेड़ी और भारत का 14 साल का गम मिटाया। दरअसल भारत ने लंबे समय से आईसीसी टूर्नामेंटों के नॉकआउट मुकाबलों में कंगारुओं से मिले जख्म पर मरहम लगाया है। भारत ने 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मैच में हराया है। भारत ने साथ ही 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मिली हार का हिसाब चुकता कर लिया। भारत अब 9 मार्च को दुबई में फाइनल खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल बुधवार को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर में होगा। सपा विधायक अबू आजमी पर भड़के नेता। सपा विधायक अबू आजमी की ओर से मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार को हंगामा मच गया। उन्होंने कहा था कि औरंगजेब का शासन इतना अच्छा था कि उसके द्वार में भारत सोने की चिड़िया था। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से विधायक ने दावा किया था, हमारा जीडीपी दुनिया का 24% था और भारत को औरंगजेब के शासनकाल के दौरान सोने की चिड़िया कहा जाता था। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सदस्यों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए मंगलवार को सपा के विधायक अबू आसिम आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करने की मांग की। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।